महिलाओं का शरीर जीवन के हर पड़ाव पर एक बदलाव से गुजरता है। अब चाहे वो मासिक धर्म हो या गर्भावस्था या फिर मेनोपॉज, इसमें संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही संतुलन उनके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसमें आयुर्वेद एक अहम भूमिका निभाता है। आयुर्वेद के माध्यम से महिलाओं का स्वास्थ्य संतुलित बने रहता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर, जहां हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है महिला स्वास्थ्य। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर शिप्रा नथानी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन साइंस है, तो यह साइंस क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं? और हम अक्सर बात करते हैं यह बहुत प्राचीन है, ऐसे में इस समय में ये कितना रेलेवेंट है या प्रासंगिक है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ईशा जी, प्रासंगिकता पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, एक जीवन शैली है, एक पद्धति है जो सदियों से हमें सही प्रकार से जीने का तरीका सिखाती है। आप देखिए, WHO ने जो हेल्थ की परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने हेल्थ को केवल किसी बीमारी की अनुपस्थिति नहीं माना, उन्होंने माना कि उसके साथ साथ आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबीइंग भी हो। तो ये बात तो आयुर्वेद सदियों पहले से कहता आ रहा है। समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद जो एक प्राचीन चिकित्सा सिद्धांत है, चिकित्सा शास्त्र है, उसके सिद्धांत आज भी उतने ही नवीन हैं और प्रैक्टिकल हैं। आप चाहें तो आज आप देखें कि किस प्रकार से बहुत सारी जो रिसर्चेस भी हो रही हैं, उनमें अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा था कि बोन मैरो से वो शुक्र धातु की उत्पत्ति, जिसको हम शुक्र कहते हैं, स्पर्म और ओवा की उत्पत्ति। तो इस रिसर्च में जब मैंने इसको पढ़ा तो देखिए, आयुर्वेद में तो सप्त धातु का कंसेप्ट बहुत पहले से ही है। रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और मज्जा धातु जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उसी से शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। आप आने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखें। इस समय इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिस पर पुरस्कार भी मिल रहा है, नोबेल पुरस्कार भी मिल रहा है। आप देखें आयुर्वेद में एक कालिक भोजन, द्विकालिक भोजन, परिस्थिति के अनुसार, काल के अनुसार, राशि के अनुसार, देश के अनुसार, संयोग के अनुसार भोजन। तो आहार विधि, विशेष आयतन भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णित किए गए हैं। हो सकता है समय बदलने से हमारी रुचियां बदल जाती हैं, हमारा भोजन का प्रयोग बदल जाता है, किंतु आप यदि सिद्धांत देखें तो वात पित्त कफ के सिद्धांत, जो भी आपके पंच महाभूत का सिद्धांत, जो भी हमारी प्रकृति में है वही हमारे शरीर में है। तो यदि हम इन सिद्धांतों की तरफ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आयुर्वेद आज भी उतना ही प्रासंगिक है और उतना ही प्रयोगधर्मी है। मैम, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेंशन किया, तो आपने बताया कि ये आयुर्वेद में भी बहुत पहले से है, बस इसका नाम एक तरह से थोड़ा वेस्टर्नाइज कर दिया है। आयुर्वेद में लंघन चिकित्सा कही जाती है, जैसे संतर्पण चिकित्सा है और उसी के साथ एक अपतर्पण चिकित्सा है, जिसमें मुख्य रूप से लंघन चिकित्सा है। ज्वर में लंघन कराना, ये सब आयुर्वेद के ज्वर चिकित्सा के सिद्धांत में भी वर्णित है आवश्यकता अनुसार, लेकिन उसमें साथ साथ ये भी वर्णित है कि किसको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे गर्भिणी को लंघन नहीं करना चाहिए, बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो किस व्यक्ति को एक काल भोजन लेना चाहिए, किस व्यक्ति को द्विकाल भोजन लेना चाहिए, या किस व्यक्ति को मुहुर्मुहुर मतलब बार बार भोजन दिया जाए, तो ये कंसेप्ट भी आयुर्वेद में संहिता ग्रंथों में अच्छे से वर्णित है। और आप देखें कि आयुर्वेद के चिकित्सक इन सब चीज़ों का प्रयोग अपनी चिकित्सा के समय पर करते हैं। जैसे मैं पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ, तो आपको बताना चाहूँगी कि पंचकर्म में चिकित्सा के पश्चात एक कर्म होता है जिसे हम संसर्जन कर्म कहते हैं, जिसमें कि डाइट को बिल्कुल ही लिक्विड डाइट से शुरू करते हुए सॉलिड डाइट पे लाते हैं। तो यहाँ अग्नि का सिद्धांत आता है, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर कैसी है, उसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो आप देखें जिस प्रकार से कि एक थोड़ी सी क्षुधा है, यदि आपके अंदर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित है और उस पर आप ढेर सारा भोजन या ढेर सारा घी डाल देंगी तो वो बुझ जाएगी।
तो उसे किंडल करने के लिए, उसे जलाए रखने के लिए, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए, क्योंकि यही कायाग्नि ही हमारा जीवन है जी। तो उसको बनाए रखने के लिए वो सिद्धांत दिया जाता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके उसे देना है। बिल्कुल लिक्विड डाइट से शुरू करते हुए आपको उसकी परिस्थिति देखते हुए 7वें दिन के आसपास तक आप उसे सॉलिड डाइट पर लेकर आते हैं। मैम, हम अक्सर देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया से पढ़कर तुरंत हाँ वही जी। चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस, वही डाइट फॉलो करने लग जाते हैं। तो यह कितना ज़रूरी है कि हम चिकित्सक से सलाह लें कि आयुर्वेद, क्योंकि आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है, हर एक का शरीर अलग होता है। जी बिल्कुल। और तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रकृति व्यक्ति की अलग है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इतना बड़ा प्रकृति अभियान चलाया, देशव्यापी अभियान था जिसमें करोड़ों लोगों की प्रकृति का परीक्षण हुआ, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दी कि यदि आपकी प्रकृति दोषों के अनुसार वातपैत्तिक है, वात कफज है, या कफपैत्तिक है, या द्वंद्वज है, मतलब दो दोषों के कॉम्बिनेशन की है, या त्रिदोष प्रधान्य है, जिस भी प्रकार की आपकी प्रकृति है उस प्रकार के भोजन का आपको सेवन करना बताया गया। जैसे मान लीजिए जिनकी प्रकृति वात प्रधान होती है उनको रुक्ष आहार से बचना चाहिए। अब रुक्ष आहार में आप देखें कि आजकल एक चलन सा हो गया है कि हम ओट्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं और हमको लगता है कि ये बहुत हेल्दी है। निसंदेह जिनको वेट लॉस करना है या जिनकी प्रकृति के लिए है उनके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक समय ओट्स का सेवन ये उचित नहीं है। यानी जब हम ब्रेकफास्ट में वो ओट्स लेते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा शरीर किस तरह का है या... जी बिल्कुल, ये भी देखना चाहिए और आपके शरीर की आवश्यकता क्या है। मैम, जब महिला स्वास्थ्य का जिक्र आता है तो जब इसमें आयुर्वेद कितनी अहम भूमिका निभाता है, कितना ज़रूरी है अगर हम महिला स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखें तो? हाँ जी, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात आपने की। देखिए, आयुर्वेद तो हर इंडिविजुअल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये बात आ जाती है क्योंकि महिलाओं की भूमिका बदल रही है। उनका जो पहले एक स्वरूप था वो मुख्य रूप से परिवार तक ज़्यादा सीमित हुआ करता था। आज भी वो एक माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, लेकिन इसके साथ साथ अब उनके लिए भी आकाश है। बाहर निकल रही हैं, परिवार से दूर भी रहती हैं और अपने जो दोहरी जिम्मेदारी उनके लिए अब आने लगी है। और साथ ही साथ समाज में एक चुनौती भी हमेशा उनके सामने रहती है स्वयं को सिद्ध करने की, स्वयं सिद्धा बनने की। तो अपने आप को वो कभी कभी इस पूरी दौड़ में नेग्लेक्ट करती हैं, अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करती हैं, अपने भोजन के समय को छोड़ देती हैं और जो भी मिला जैसे भी मिला बस खाया और फिर निकल गए। तो इस तरह की चीज़ों में महिलाओं पर मुझे लगता है कि परिवार और बाहर दोनों की दोहरी जिम्मेदारी ज़्यादा होने की वजह से ये समय है कि उनके स्वास्थ्य पर विशेष बातचीत की जाए। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि 2 दिन बाद महिला दिवस है। ऐसे में मैम ने एक महिलाओं पर एक किताब लिखी है। हम चाहेंगे मैम उससे एक अंश आप हमारे लिए पढ़ें। जी, मेरी किताब हॉस्टल डायरी के नाम से है और ये हॉस्टलर लाइफ के ऊपर ही थी। इसकी एक कविता मैं ज़रूर बांटना चाहूँगी। बिल्कुल मैम। वो लड़की एक हॉस्टलर, वो लड़की एक हॉस्टलर, लोगों की नज़र में, दुनिया की नज़र में आज़ाद स्वच्छंद, आज़ादी तन मन धन की, आज़ादी अपने हिसाब से जीने की। लोग मानते हैं उसे अभिमानी और सफल, अफवाहों का एक मुख्य घटक, एक भोग्य जो हर किसी के लिए सहज उपलब्ध है। नहीं जानते तो बस इतना कि वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं। हर पल अविश्वास, असुरक्षा के बीच जीती हुई, न जाने कितनी बार अग्नि परीक्षा देती हुई वो लड़की एक हॉस्टलर टूटती है, बिखरती है और घिर जाती है वर्जनाओं की परिधि में। वर्जनाएं समाज द्वारा लादी गई, वर्जनाएं खुद अपने ही ऊपर थोपी गई। पैनी निगाहों से अपने अंतर्मन को बचाते हुए, अपनी मासूमियत सहेजते हुए वो लड़की एक हॉस्टलर टूटती है, बिखरती है, लेकिन फिर खड़ी हो उठती है अकेली और लड़ती है इस महासमर में अपनी अस्मिता और वजूद के सम्मान के लिए। वो लड़की एक हॉस्टलर, वो लड़की एक हॉस्टलर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत खूब। आपने महिलाओं को एक समराइज कर दिया एक पूरी कविता में। हाँ जी, कोशिश की, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि इसका काल काफ़ी पुराना है। ये कविता 20 से 25 साल पहले जब मैं एक हॉस्टलर थी उस दौर में लिखी थी और आज का काल तो बहुत बदल चुका है। लेकिन आप देखिए ना, आज भी वह कविता कितनी रेलेवेंट है। हम आज से 10
10-20 साल बाद भी ये कविता पढ़ें तो बिल्कुल वही चीज़ आ रही है। खैर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, महिला स्वास्थ्य की जब बात आती है तो हम मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म का जिक्र ज़रूर आता है। ऐसे में कई तरह की लड़कियां और महिलाओं को दर्द की समस्या होती है, तो इसमें आयुर्वेद का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दर्द को कम करने के लिए? इस समय पर जैसे पहले जो रजः प्रवृत्ति प्रारंभ होती थी, जिसको मेनार्की कहते हैं, वो पहले थोड़ा सा लेट हुआ करती थी। आजकल ये समय थोड़ा जल्दी आने लगा है। पहले 12-14 साल के आसपास लड़कियों की रजस्वला होना उनका प्रारंभ होता था। अभी ये काल जो है घटकर 8 से 10 साल की बच्चियों में भी आने लगा है। थोड़ा सा जब शुरुआती दौर होता है माहवारी का तो अनियमितता स्वाभाविक है। उसके लिए भी किसी भी प्रकार की औषधि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्रेजुअली वो अपने आप सेटल होता है। लेकिन कई बार इस समय पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अनीमिया, ये सब एक प्रमुख कारण है कि महिलाओं में इस दौरान परेशानी बढ़ती है। बड़ी उम्र की महिलाओं में भी कई बार कष्टार्तव यानी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। उनके लिए औषधि की तरफ आने से पहले हमें अपने थोड़ा सा डाइट की तरफ देखना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम आयुर्वेद में रजस्वला चर्या का जिक्र करते हैं, जिसमें कि दूध का प्रयोग, शाली चावल का प्रयोग और ज्वार का प्रयोग किया जाता है। खट्टी, नमकीन और ऐसी चीज़ें जो विधा उत्पन्न करती हैं, जो पित्त को बढ़ाती हैं, उनसे परहेज़ रखा जाए। आप देखें कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेन जैसा आपने अभी बताया, तो इन परिस्थितियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी या अजवाइन का प्रयोग, अजवाइन का पानी प्रयोग किया जा सकता है। और कुछ औषधियाँ भी आयुर्वेद में इसमें प्रयोग की जाती हैं जो अपान वायु वैगरणी को ठीक करती हैं, जैसे कि आपका अजमोदादी चूर्ण है या त्रिफला टैबलेट हुआ। परंतु मैं यहाँ इन औषधियों के नाम ले रही हूँ, किंतु साथ में ये अवश्य मेंशन करना चाहूँगी कि आप आयुर्वेद में भी अगर कभी औषधि सेवन की तरफ आए तो एक चिकित्सक की सलाह लेकर ही लें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में उसका कारण कुछ और हो सकता है। तो मैं तो सामान्य घरेलू उपचार की तरफ ही अभी इस मंच से कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने खान पान पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे और अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी थोड़ा सा संयमित करेंगे, आप ब्रिस्क वॉक कर, आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम आप उस दौरान कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दें। और उसके साथ साथ ये देखें कि हम अनियमित रूप से जाग तो नहीं रहे हैं, हम समय पे सो जाएं। एक्सेसिव तौर पर हम ब्लैक कॉफ़ी और इत्यादि का सेवन उस समय पर ना करें, जिनसे एसिडिटी बढ़ती है। और अपने घर का बना हुआ शुद्ध गुनगुना भोजन करें तो काफ़ी हद तक इस समस्या का निराकरण हो जाता है। अन्यथा औषधियों के रूप में दशमूल और अशोक, शतावरी इत्यादि औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जो प्रयोग की जाती हैं। बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। हाँ जी जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हेलो। हाँ जी सर, आपका आवाज़ आ रही है? जी सर, कहाँ से हैं आप? आपका नाम क्या है? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से हैं, आपका नाम क्या है सर? सुरेश। हाँ जी, बताइए आप सवाल क्या करना चाहते हैं डॉक्टर से? मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास पेट में बहुत हो रही, कोई ऐसे उपाय हो तो बता सकते। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? पेट में बहुत दिक्कत हो रही है। पेट से जुड़ी समस्या है जी। हाँ, पेट दस्ते लग रही है, 5-7 दिन हो गए दस्ते लग रही है, और रोटी बिल्कुल भूख नहीं लग रही, कोई आयुर्वेदिक उपाय हो तो बता दो जी। इनको भूख नहीं लग रही है और जो मैं समझ पा रही हूँ इनको पेट से संबंधित शिकायतें और दस्त इनको इस समय लग रहे हैं, जैसा उन्होंने बोला है। देखिए, जब इस तरह की परिस्थिति हो तो सबसे पहले भोजन को थोड़ा सा कम करना चाहिए। आपको पाचन अगर और थोड़ा अपने हाइड्रेशन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए आप घर पे धान्यखिम बनाकर, धनिए का पानी बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसको घूट घूट करके आपको पीना है। और केवल 1 लीटर पानी में 1 चम्मच धनिए का प्रयोग करें। जब आप मसालों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो भी परेशानी आती है। और इसके लिए औषधियाँ तो हैं, लेकिन मैं इनसे ये ज़रूर इसके लिए पूरा समझना चाहिए कि क्यों इनको ये दस्त लगे, क्या कारण था, क्या बाहर का कोई भोजन या कोई इन्फेक्शन का सोर्स आया है। तो इसको आप सबसे पहले तो अपने आप को, या बुखार इत्यादि तो साथ में नहीं है,
चिकित्सा इस मंच से तो नहीं आपको बता पाऊंगी। मैं चाहूँगी कि आप अपने पास के एक आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लें, और यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी अजवाइन को गैस पर तवे पर भूनकर 2 ग्राम अजवाइन भूनकर और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर आप उसे ले लें। यदि गैस की वजह से अभी कोई परेशानी है तो तात्कालिक तौर पर आपको राहत इसमें मिल सकती है, परंतु इसमें चिकित्सक परामर्श की आवश्यकता है। तो उम्मीद है सर आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। तो दर्शकों, हम ये बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पर। हमारा नंबर है 0141-2704-999, 0141-2704-098। तो मैम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने बताया कि मासिक धर्म में जैसे ब्लैक कॉफ़ी है उसे इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसे में और कुछ फूड हैं या ड्रिंक हैं? देखिए, ब्लैक कॉफ़ी के मैं विरोध में नहीं हूँ। मेरा कहना है कि इस तरह की किसी भी चीज़ को, क्योंकि लड़कियों में, बच्चियों में भी आदत होती है, महिलाओं में भी, कि उनको दर्द हो रहा है तो वो फटाफट ब्लैक कॉफ़ी बनाकर तुरंत पी लेते हैं, या भोजन को कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं और दिन भर उनका जो पूरा दिन है वो 4 से 5 कॉफ़ी पे निकल जाता है या चाय पर निकल जाता है। मैं इसके लिए इसके पक्ष में नहीं हूँ। यदि आपको कोई सामान्य रूप में 1 आध कप कभी आप ले रहे हैं तो उससे कोई भी परेशानी नहीं है। मैम, महिलाओं में अक्सर हार्मोनल असंतुलन, जो इम्बैलेंस जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है, तो उसका कारण क्या है और इसमें आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है? पुनः बात घूम फिर कर वहीं आती है कि तनाव, इस समय जो बढ़ता तनाव है वो एक महत्वपूर्ण कारण है महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस का, और हमारी बदलती हुई जीवन शैली और उसके साथ साथ हमारा बदला हुआ खान पान। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अब जैसे पारिस्थितिक तंत्र हमारा वो चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम में जो परिवर्तन है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पर्यावरण में भी बदलाव है, जो हमें भोजन उपलब्ध हो रहा है उनमें भी बदलाव आ रहा है, परंतु जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम अपनी दिनचर्या को नियमित करें, ऋतु के हिसाब से भोजन करें। अब आप देखें कि कोई भी फल और सब्जी किसी भी महीने में उपलब्ध हो जाता है और हम उसका सेवन करते हैं, जबकि प्रकृति ने हमें अपने अनुरूप बताया है। प्रकृति हमें बताती है कि किस ऋतु में आपको क्या भोजन करना है, बिल्कुल किस समय आपको क्या लेना चाहिए। अब जैसे इस समय श्री अन्न की बात बहुत ज़्यादा होती है, तो सब हम मिलेट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि बाजरा जो थोड़ा सा उष्ण है तो उसके लिए कब उसका सेवन करना चाहिए। थोड़ा सर्दियों के समय बाजरे का सेवन ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद आपका ज्वार है जो कि मॉडरेट है ना। जौ थोड़ा सा रूक्ष होता है तो आप उसको अपतर्पण के लिए या वेट लॉस की स्थिति में ले सकते हैं, या जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है तो उनको जौ और गेहूँ ऐसी चीज़ों को, दोनों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे जितने भी हैं, आप भोजन का जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है शुरू से ही, उसमें षड रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय सबको शामिल करने की बात कही गई है। तो आपका जो बैलेंस डाइट होता है, जो हमारा भारतीय थाली है, आप देखिए कि दाल चावल को भी अभी काफ़ी मिल रहा है। इस समय पर दाल चावल को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। इंटरनेशनली भी इसको लघु और एक होलसम मील की तरह से कंसिडर किया जा रहा है। और हम जो अपना भारतीय थाली में दाल और चावल और सब्जियां, इन सब का जो एक समानुपात रहता है, वो ही हमारे लिए आवश्यक है। जीवन शैली पे बात करें तो देर तक जागना ये उचित नहीं है, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम व्यायाम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना अनुकूल है। बिल्कुल, तो भोजन है, व्यायाम, और साथ ही साथ थोड़ा सा योग प्राणायाम को अगर हम अपने जीवन में जगह देंगे तो होने वाले तनाव से भी खुद को बचा सकते हैं और इन हार्मोनल इम्बैलेंस से बचा जा सकता है। और किसी परिस्थिति में यदि हम चिकित्सा की तरफ आते, ये तो पहला भाग था जो हम प्रोफाइलेक्सिस की तरह कह सकते हैं, चिकित्सा की तरफ आए तो आयुर्वेद में पंचकर्म, औषधि, शमन और शोधन। शमन मतलब औषधियाँ का प्रयोग और शोधन मतलब पंचकर्म चिकित्सा, जो दोषों को शरीर से बाहर निकालती है। तो पंचकर्म में भी बहुत सारी ऐसी चिकित्साएं हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने में मदद करती हैं, वमन, विरेचन, बस्ती आदि। मैम, इसी बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी जी मैम, आप बता रहे थे कि हमें ऋतुओं के हिसाब से खान पीन। हाँ जी, एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? CL वर्मा। GL वर्मा जी, कहाँ से हैं आप सर? कोटा। CL वर्मा जी, जी सर, आपका सवाल क्या है मैम से? ये पाँवों में, हाँ कोटा से बोल रहे हैं सर, बड़ौद कोटा। जी मेरा नाम CL वर्मा। हाँ जी, आपका सवाल क्या है मैम के लिए?
मेरा सवाल है कि खुजली हो रही है, जी खुजली। खुजली हो रही है आपको? हाँ, खुजली हो रही है शरीर में। जी। तो इनका सवाल है कि नहीं पैर में खुजली हो रही है, खुजली हो रही है। जी पैर में खुजली हो रही है तो उसका कोई कारण हो सकता है कि या तो इनको कोई लीजन होगा वहाँ, या कोई इन्फेक्शन, या कोई भी एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई फंगल पैच, या इसके अतिरिक्त अगर हम आयुर्वेद में देखें तो हम विचर्चिका इत्यादि कोई भी ऐसा रोग हो सकता है। तो केवल आप फिलहाल के लिए जो आप कर सकते हैं वो नीम के पानी का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। आप नीम को उबालें और उसमें जो शुभ्रा जिसे हम फिटकरी कहते हैं और टंकन जिसे सुहागा कहा जाता है, इसे आप उबालकर पानी में और उसका काढ़ा बनाकर उससे प्रक्षालन यानी उससे आप एक लोकल वॉश कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप चमेली के पत्तों से बनने वाला लेप आप उस पर लगा सकते हैं, जो कि आपको इसमें राहत दे सकता है। बाकी चिकित्सा के लिए पुनः मेरा सुझाव वही होगा कि आप एक आयुर्वेद चिकित्सक को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर किस प्रकार की खुजली है, उसके साथ साथ और क्या लक्षण है, क्या उसमें दाने भी हैं या वो कितने हिस्से में है, या उसमें से कुछ पानी निकलता है या चूरा जैसा झरता है, कौन सा रोग ये हो सकता है, उसको पहले डायग्नोज कराकर फिर उसकी चिकित्सा कराएं। तो उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मैम, इनफर्टिलिटी की हम बात बहुत करते हैं कि इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले 5-10 सालों में, तो इसका कारण क्या है और ऐसे में आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है? आपने एक बहुत अच्छा ज्वलंत प्रश्न अभी उठाया है। इनफर्टिलिटी के केसेस, निसंतानता की का प्रतिशत बढ़ रहा है जी। और बहुत सारे कारण हैं इसके, जैसे कि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि अर्ली मिनार्की होने के साथ साथ जो हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके एग फॉर्मेशन के जो शेड्यूल्ड है वो फिक्स्ड है। अब यदि लेट मैरिजेस हैं, जो कि हमारे ये बदलते बदलते सामाजिक परिवेश के भी बहुत सारे असर हैं, और उसके साथ साथ पीसीओडी जैसी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या महिलाओं में देखने को अब बहुत ज़्यादा मिल रही है। प्रति 4 में से 1 महिला पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस से ग्रसित हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो शुक्र और साथ ही साथ ओवम की क्वालिटी है, अंडे की जो क्वालिटी है, वो गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और हमारी लाइफस्टाइल, बदलती जीवन शैली, खान पान, इन सब चीज़ों का इस पे काफ़ी असर है। जब हम आयुर्वेद में आते हैं तो वो केवल आपकी शरीर की चिकित्सा नहीं करता, वो मनोदैहिक चिकित्सा यानी होलिस्टिक हेल्थ की बात करता है जी। इसमें हमारा सामाजिक परिवेश भी मायने रखता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं क्योंकि आज भी हमारे देश में परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं के ऊपर होती है। तो शायद इस विषय में होने वाली बातचीत उन्हें प्रभावित करती है। और आप देखें, स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होना और उसके साथ साथ उनके लिए गर्भाधान कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आयुर्वेद में जब हम ऐसे किसी भी केस को हैंडल करते हैं तो सर्वप्रथम हम उसकी काउंसलिंग ज़रूर करते हैं, उन्हें थोड़ा सा इस परिस्थिति के बारे में समझाते हैं और उसके साथ साथ जो बीज शुद्धि की चिकित्सा है, मन शुद्धि, देह शुद्धि, बीज शुद्धि के लिए आयुर्वेद में जो औषधि और पंचकर्म चिकित्सा है उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जैसे मैंने अभी बताया, रजस्वलाचर्या भी इसमें प्रयोग कराई जाती है और कंसेप्शन के बाद भी, गर्भाधान के बाद भी जो पूरा समय है उसमें किस प्रकार से खान पान रखना चाहिए, इस विषय में भी कार्य किया जाता है। और एक बार प्रसव हो जाए उसके बाद प्रसवोत्तर भी आयुर्वेद में जो वर्णित है सूतिका परिचर्या, उसका भी प्रयोग किया जाता है। मैम, आपने स्ट्रेस का जिक्र किया, तो किसी भी उम्र की महिलाओं को स्ट्रेस होना लाजमी है। बिल्कुल। I'm sure पुरुषों में भी स्ट्रेस होता ही होगा। तो मैम, जब तनाव का जिक्र आता है तो ऐसे में आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है? क्या कोई औषधि है, या हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे सिर दर्द हुआ तो हमने कोई दवाई ले ली तुरंत, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। तनाव तो लाजमी है और तनाव हमारे लिए एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स भी है। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस तनाव के बिना हम शायद अपनी वो परफॉर्मेंस या हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसकी आवश्यकता तो है और ये प्रत्येक मनुष्य के साथ है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना तरीका एक निर्धारित करें और हर व्यक्ति का स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका अलग हो सकता है। जी। किसी को बागवानी का जी बताइए। प्रश्न है जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, प्रेरणा जी हैं। जी। हेलो। हेलो।
हाँ जी मैम। मेरे को डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, बताइए आपका सवाल क्या है? मेरी एज है 60 ईयर्स और मेरे को पाचन संबंधी प्रॉब्लम है। मेरे को पेट में दर्द बना रहता है और जलन भी रहती है, और पेट में जब टॉयलेट जाती हूँ तो चिकना चिकना पदार्थ बहुत आता है। टॉयलेट भी चिकनी चिकनी आती है, गैस भी बहुत सारी निकलती है, जलन का प्रॉब्लम सारे पूरे शरीर में रहता है, कभी यूरिन में तो कभी पैर के तलों में, कभी गले तक, तो कभी बैक में होता है, और थोड़ी उंगलियों में अभी दर्द होता है। लेफ्ट पैर की उंगली है ना, उसमें दर्द रहता है। अंगूठे में भी नीचे की तरफ सूजन है, पपड़ी जैसी ही हो गई है, और घुटने में भी दर्द होता है, और गर्दन घुमाती हूँ तो वहीं भी दर्द होता है मेरे को। जी जी मैम। हाँ जी, मैं आपकी समस्याएं सुन रही थी और फहरिस्त बहुत लंबी है आपकी समस्याओं की, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद में सभी रोगों का कारण मंदाग्नि बताया गया है, मतलब आपकी अग्नि। और आपने खुद ही कहा कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं सुझाव दूंगी आपको कि आप ये ऑब्जर्व करें कि किन चीज़ों के बाद आपको ज़्यादा परेशानी होती है भोजन में, किस समय, जैसे आप अगर समय पर भोजन नहीं ले रही हो, या लंबे समय तक आप सुबह पूरे दिन भर काम करने के बाद सीधे 12-1 बजे आप कुछ खा रही हैं, इतने लंबे समय तक खाली पेट रहना ये उचित नहीं होगा, तो ये भी आपका एक कारण हो सकता है। तो सर्वप्रथम आप अपने कारणों का विवेचन करें और उसके बाद आप अपने डाइट में, अपने आहार में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाएं। इस प्रकार की परिस्थिति में ये एक प्रकार से बढ़े हुए पित्त की अवस्था भी इनकी लग रही है। ऐसी परिस्थिति में जैसे मैंने पहले भी बताया कि धान्यक हिम मतलब या धान्यक फांट, धनिये का पानी अवस्था अनुसार, ऋतु अनुसार, यदि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है तो उसको हल्का सा ठंडा, या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो उसका फांट बनाकर प्रयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही सामान्य और बहुत सरल तरीके से आप घर पर कर सकती हैं। आप नारियल पानी, गुलकंद इत्यादि का प्रयोग अपने भोजन में बढ़ा सकती हैं। बेल आने वाला है अभी मौसम बेल का, तो बेल का शरबत या बेल किसी भी रूप में यदि आप सेवन करते हैं तो पेट के लिए बहुत अच्छा है। एक बात का आपने जिक्र किया था कि आपको मल रुक रुक कर आता है और कभी पतला कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, आप उसे अवश्य देखें। हो सकता है कि सामान्य ईसबगोल की भूसी का प्रयोग करने से भी आपको अभी फ़िलहाल के लिए इस परिस्थिति में थोड़ा सा आराम और बदलाव मिल जाए। बाकी आपके पूरे शरीर में दर्द की अवस्था है, फ़िलहाल के लिए आप कोई भी आयुर्वेद का जो मुख्य रूप से महानारायण तेल इत्यादि हैं, लोकल एप्लीकेशन कर सकती हैं, गर्म पानी से सेक कर सकती हैं दर्द के लिए। परंतु जिस प्रकार की आपकी परिस्थिति है इस समय और रोगों की फहरिस्त लंबी है, तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप अपने पास के शासकीय या किसी भी अन्य ऐसे चिकित्सक जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें और इसको संपूर्ण रूप से समझकर इसके इलाज की तरफ प्रेरित हो। आधा अधूरा इसका इलाज आप करेंगे तो अभी आपकी जो उम्र है उसमें आपको ग्रेजुअली और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो उम्मीद है प्रेरणा जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि बाज़ार में कई तरह के हर्बल और आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध हैं। ऐसे में असली और नकली में हम किस तरह से फ़र्क देखें कि मान लीजिए लोग बिना समझे बिना चिकित्सक की सलाह लिए खरीद रहे हैं? देखिए, आयुर्वेद में इस समय आयुर्वेद से ज़्यादा आप बोलूँ तो मैं हर्बल का जो पूरा वर्ल्ड में जो व्यापार है वो अनुमान है कि 2028 तक $350 से भी मिलियन $350 मिलियन US से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो बहुत सारे लोग इस तरफ प्रेरित हो रहे हैं और इसमें बहुत अपार संभावनाएं देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये समझना होगा कि प्रत्येक हर्बल प्रोडक्ट आयुर्वेदिक नहीं है। कई बार ऐसा हमें महसूस होता है कि 1 या 2 पिंच उसमें आयुर्वेद के साथ डालकर पूर्ण रूप से केमिकल प्रोडक्ट को भी हर्बल कह के मार्केट में उतारा जाता है और लोग फिर उसे खरीद भी रहे हैं। जी। तो सब चीज़ों के लिए और बहुत सारे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, GMP सर्टिफिकेशन से लेकर और गुड प्रैक्टिसेस के लिए भी सर्टिफिकेशन है। आयुष मंत्रालय भी इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत है। तो आप जिन पर जो विश्वसनीय हैं, जो इस तरह की चीज़ों को पूरा परिपालन करते हैं, उन कंपनियों के आप प्रोडक्ट अवश्य प्रयोग में लें। और इस समय पर आयुर्वेद इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे पूरे देश भर में हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट्स हैं और प्राइवेट में भी बहुत सारे चिकित्सक हैं जो अब अपनी प्रैक्टिस की तरफ आ गए हैं।
तो सही व्यक्ति से मिलकर सही जगह से आप यदि आयुर्वेद के उत्पाद खरीदेंगे और आयुर्वेद को जीवन शैली के रूप में समझेंगे, केवल एक औषधि के रूप में नहीं लेंगे, तो ये बहुत अच्छा कार्य कर जाएगी। जी, धन्यवाद मैम। दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।